दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से ईरान पर अटैक कर सकते हैं। ये बिल्कुल ताज़ा खबर है। 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है। यानी कि मैंने एक चीज़ आपको पहले बताई थी कई बार कि इजराइल को एक जंग चाहिए। जंग खत्म हुई तो उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है। और ये सबसे बड़ी समस्या नेतन्याहू की है कि अगर जंग खत्म होती है तो नेतन्याहू क्या करेगा, क्योंकि उसके जेल जाने की तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं। उसको सरेंडर तो करना पड़ेगा। उसके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं, उन करप्शन के केसेस के कारण उसको जेल के अंदर बाकी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं, खासतौर से जो इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। अब उसको टालने का एक ही तरीका है कि भाई लगातार आप जंग करते रहो। अब ये जंग अमेरिका ने खत्म तो करवा दी जैसे तैसे करके, क्योंकि इसमें तो इजराइल की भी बहुत बर्बादी हुई है। और इस दौरान थोड़े दिन अभी और एक आध महीना और देखेंगे और इजराइल वापस से अपनी फोर्सेस को फिर से इक्विप करेगी और मिसाइल्स बनाएंगे और अपना मिसाइलों के खजाने को फिर से भरेंगे। जब वो मिसाइलों को और बमों का खजाना फिर से भर जाएगा तो फिर उसके बाद अंदर से इनके अंदर वो क्या कहते हैं ना कि खून उबलेगा कि अब किस पे अटैक किया जाए। तो अब उसके लिए एक बैकग्राउंड बनाने की जरूरत है। और बैकग्राउंड ये सारा का सारा कि भाई 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम हमें सौंप दो। सीधी वार्निंग है भाई, इस टाइम कोई आड़ा तिरछा नहीं इसके अंदर, कि पूरी की पूरी ये चीजें हमें सौंप दो। अगर नहीं सौंपा तो हमारे वार को सहने के लिए तैयार हो जाओ। अमेरिका ने तो अभी तक ये नहीं कहा कि तुम 400 किलोग्राम हमें सौंप दो। हालांकि कई सूत्र अब ये भी बता रहे हैं कि इस एनरिच्ड यूरेनियम को चुपके से शायद ईरान और रूस के समझौते के अंतर्गत ईरान की सीमा के बाहर पहुंचा दिया गया है। ईरान की सीमा के बाहर पहुंचा दिया गया है, क्योंकि जो भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं, जी हाँ, जो भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं जो ईरान की सीमा के साथ लगते हैं, वहां पर दरअसल देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि उन सब पर पूरा का पूरा जो है वो रूस का ही प्रभुत्व है। अगर हम ईरान के सीमा को देखें तो वहां पे अजरबैजान भी है, बीच में कैस्पियन सी है जिसके द्वारा भी चीज़ों को आगे भेजा जा सकता है रशियन शिप्स पर, और साथ में ही तुर्कमेनिस्तान की बहुत बड़ी सीमा ईरान के साथ लगती है। अब जब तुर्कमेनिस्तान पूरा का पूरा एक किस्म से कहा जाए तो चाइना के इन्फ्लुएंस में भी है, रशिया का तो एक तरह से क्या एक्सटेंडेड एलाई कह सकते हैं उसको। तो इन हालातों में जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो यही है कि शायद हो सकता है कि उसको वहां से निकाल कर भेज दिया गया है कहीं अलग उसमें। अब कुल बुलाहट सारी की सारी ये निकल कर आ रही है कि भाई ये 400 किलोग्राम वापिस दो। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर काट्स जो हैं वो और भी ज्यादा नेतन्याहू से भी ज्यादा खूनी और कट्टर हैं। अब इस पर घमासान शुरू हो गया साहब, अच्छा खासा घमासान चल रहा है कि हमें तो भैया 400 किलोग्राम यूरेनियम चाहिए, हर हालत में चाहिए, और ईरान को इसे हमें हैंडओवर करना होगा। ये एक जो मैंने न्यूज़ दी है आपको कि शायद उसको बॉर्डर के पार पहुंचा दिया गया है, ये एक मतलब अविश्वसनीय सूत्र है, कोई विश्वसनीय सूत्र नहीं है। जो कई नेट पे जो न्यूज़ आ रही हैं उसके बेस पे हो सकता है कि ये इसको अपनी ही किसी गुफाओं के अंदर वहां पर छुपा कर रखा है। अब ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि बुनियादी ढांचे को तो हम तबाह करने में कामयाब हो गए, लेकिन हम इस यूरेनियम को तबाह करने में कामयाब नहीं हो पाए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये तबाह हो जाता तो बहुत बड़ा रेडिएशन फैल जाता था, तो हमें पता लग जाता था कि ये बर्बाद हो गया। चूंकि रेडिएशन नहीं फैला है और उससे कई एटम बम बन सकते हैं, तो अब ईरान के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो एनरिच यूरेनियम को 400 किलो को हमें सौंप दे। उसे सौंपना होगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मतलब ईरान इनका गुलाम है
और जो ही ऊपर से हुक्म आ जाएगा इसको मानेंगे। अभी तक अमेरिका ने ये नहीं कहा है कि ये 90 किलो या 400 किलोग्राम जो यूरेनियम है तुम्हें हमें सौंपना पड़ेगा, लेकिन इजराइल के द्वारा अमेरिका अपनी बातों को कहलवाने की कोशिश कर रहा है कि ये यूरेनियम हमें सौंप दो, और नहीं सौंपा तो फिर एक बार फिर से हमारे हमले के लिए तैयार रहो। मैंने हमेशा कहा है कि इजराइल की आंखों में खून सवार है, उसके ऊपर एक पागलपन है। इस पागलपन का थोड़ा सा इलाज तो ईरान ने कर दिया है, उसके लोगों को मारकर, उसकी बिल्डिंगों को ध्वस्त करके, उसकी इंस्टीट्यूशंस को और जो उसकी इंस्टॉलेशंस हैं उसको नष्ट करके थोड़ा लेसन उसको मिला है। लेकिन इस थोड़े लेसन के बाद भी उसकी खून पीने की जो शुदा है शांत नहीं हुई है। और अगर और ज्यादा इसको प्रेशराइज किया जाता है तो फिर अब ईरान जब लौट कर आएगा तो अब कहेगा हाँ मेरे पास 400 किलो यूरेनियम था, हाँ मेरे पास 400 किलो यूरेनियम था, अब मैंने इसको एटम बम में कन्वर्ट कर लिया है और अब मेरे पास 15 एटम बम तैयार पड़े हैं, तुम्हें जो करना है कर लो, अब मुझे बताओ अब क्या करते हो। और मैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी अंदर नहीं घुसने दूंगा, ना इंस्पेक्शन करने दूंगा। तुम्हारे अंदर अगर दम पैदा होता है तो तुम मेरे पे अटैक कर लो, लेकिन फिर मैं उस अटैक का जवाब देना भी जानता हूं। और जवाब कैसे देंगे? जैसे उन्होंने एक फोटोग्राफ पहले दिखाया था जो मैंने भी आप तक पहुंचाया था, जिसपे लिखा था मे बी, यानी कि एटम बम की फोटो दिखाई हुई थी कि मे बी कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि अगर 400 किलो यूरेनियम निकाला गया है तो क्या उसको पहले से एटम बम में कन्वर्ट किया जा चुका था? देखिए, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस 60% से ज्यादा प्योरीफाइड एनरिच्ड जो यूरेनियम था, क्या उसको ऑलरेडी कन्वर्ट किया जा चुका था? एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि उसको कन्वर्ट किया जा चुका था, इसलिए किसी को पता नहीं कि वो यूरेनियम गया कहां। और अगर ये कन्वर्ट किया जा चुका है एटम बम के अंदर, फिर तो ये और भी एक बहुत डेंजरस प्रोपोजिशन बन जाता है। अगर कोई ऐसा अटैक होता है इजराइल का या अमेरिका का किसी ऐसी साइट पर जहां पर ये बम रखे हैं या एनरिच्ड यूरेनियम रखा है, अगर वहां पर हमला होता है तो फिर रेडिएशन की जो मात्रा होगी वो समझ लीजिए 15-20 एटम बम के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 400 किलोग्राम काफ़ी होता है। कुछ लोग कहते हैं 408 किलोग्राम है, कुछ लोग कहते हैं 480 किलोग्राम है। हम मोटा मोटा 400 किलोग्राम के आसपास ही बात कर रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि वो 90% का जब एनरिच्ड हो जाएगा तो परमाणु बम बन जाता है, लेकिन परमाणु बम 60 में भी बन जाता है, ये कहा जाता है। ऐसी बात है, थोड़ा सा रफ किस्म का बनता है, लेकिन 60% के जो एनरिचमेंट है वहां भी परमाणु बम बन सकता है। लेकिन ये धमकी भरा अंदाज है इजराइल का और उसके डिफेंस मिनिस्टर का कि तुम्हें तो हमें ये एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना ही होगा, तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा इस समय। मतलब कोई ईरान बकरी का बच्चा है जो आपको उठा के दे देगा। और ईरान ने बता दिया इस युद्ध में कि मैं बकरी का बच्चा नहीं हूं। और मुझे भी लगता है कि खास तौर से ये जो धमकी निकल के आ रही है, जो लैंग्वेज है इनकी, कि ये सामग्री आपको हमें सौंपनी होगी, आपके पास दूसरा कोई वे आउट नहीं है, इसका हम मालिक हैं और ये हम आपको एटम बम नहीं बनाने देंगे, तुम्हें जो करना हो। यूरोप के देश भी ये कह रहे हैं कि हम ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन IAEA को बाहर करके उनकी संसद ने एक संदेश दिया कि भाड़ में गया तुम, क्योंकि तुम जो है इनके क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल पेट हैं, ये राजनीतिक पालतू कुत्ते जो होते हैं। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उस ढंग से बिहेव कर रही है आज की डेट में, क्योंकि उसको जब नॉर्थ कोरिया को देखना होता है तो नॉर्थ कोरिया ने तो करीब करीब कई साल पहले, मुझे लगता है शायद 2003 के आसपास की बात है, जब नॉर्थ कोरिया ने उसको शायद निकाल दिया था वहाँ से, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, या हो सकता है उससे पहले ही शायद उसको वहाँ से निकाल दिया गया था। और उसके अलावा बाकी और भी कई देश हैं जिन्होंने उसको पहले से निकाल दिया है, तो इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया तो भाव देता नहीं, इसलिए अब ये एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो नॉर्थ कोरिया का जो क्या कहते हैं कि अब वो बात नहीं करती है। वो इसलिए बात नहीं करती है कि इनके दोहरे मानदंड हो चुके हैं। उन दोहरे मानदंडों के कारण किसी कंट्री के ऊपर तो ये क्या है कि कूद पड़ती है, और किसी किसी जगह पे ऐसा होता है कि वो अपने आप को ऐसा बिहेव करती है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो 2003 के आसपास की बात है जब नॉर्थ कोरिया यहाँ से हट गया था और कहा था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, गेट आउट फ्रॉम हेयर। और उसके बाद से ये एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक पालतू पेट की तरह, डॉग की तरह, अमेरिका के पॉलिटिकल डॉग की तरह
एक दूसरे के ऊपर कूदती रहती है और दूसरों को धमकाती रहती है। लेकिन उसके बाद कमाल की बात यह है कि इजराइल खुद इस एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अपने अंदर भाव नहीं देता है। अजीब सी कहानी है साहब, कि जो कंट्री दूसरे को धमका रहा है वो खुद कहता है कि मैं तुमको अंदर नहीं आने दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई साहब ये भंडार गए कहाँ हैं? अलग अलग खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन ये खबरें जो आ रही हैं अपुष्ट हैं सारी की सारी। तो कहाँ गए सारे के सारे? एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि एनरिच यूरेनियम के भंडार बरकरार हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब पूरी तरह सुरक्षित है, इसका मतलब मोसाद के जो एजेंट्स ईरान के अंदर थे वो इस बारे में कामयाब नहीं हो पाए। इसका मतलब कि IRGC ने अपने बहुत सारे लोगों की, मोसाद के लोगों की सफाई कर दी। उनको पता लग गया कि ये मोसाद के एजेंट है। कईयों को तो सुना है फांसी वांसी चढ़ा दिया गया, कईयों को वैसे ही मार दिया गया, बताया नहीं गया है। तो कई ट्रकों की मूवमेंट तो हुई थी पहले वहाँ से, अब कहाँ भेजा है भगवान जाने। तो ट्रंप ने भी कहा कि उनको नहीं पता कि यार ये 400 किलोग्राम यूरेनियम गया तो गया कहाँ है, और क्या पता उन ट्रक के अंदर यूरेनियम था भी या नहीं था, क्योंकि हो सकता है इसको कन्वर्ट करके बम के रूप में वहाँ पर रखा गया हो और बाद में अब बम का भी नहीं पता कहाँ पर है। वो बम तो छोटे छोटे होते हैं, कहीं भी रखे जा सकते हैं। एक और रिपोर्ट आती है जिसमें कहता है कि इजराइल जानता है, इजराइल का है कि वो जानता है कहाँ रखा हुआ है, और ये एक ईरान में एक मलबे का ढेर है, उसके नीचे छुपा कर रखा गया है। मुझे कई बार लगता है कि जो सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो कुछ इस किस्म की हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन शायद अंधेरे में तीर मारने वाली ये बातें हो रही हैं। अब रही बात कि क्या ये 400 किलोग्राम यूरेनियम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कि आप एक बार फिर से उसके ऊपर हमला करने की पूरी साजिश रच लें? मुझे लगता है कि ये शायद अपने आप में, अगर दोबारा से एक हमला किया जाता है तो इस बीच में इस बात की भी खबरें हैं कि ईरान जो है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के जो खजाने हैं, जो भंडार हैं, उसको दरअसल क्या कहते हैं कि चीन की सहायता से दोबारा से रिफर्बिश किया जा रहा है। और बहुत सारी कुछ और खबरें भी इस किस्म की आई हैं कि इजराइल ने अभी पता लगा है कि कुछ ईरान ने कुछ और एक नई न्यूक्लियर साइट्स भी बना ली हैं, और इनकी जो गहराई हो सकती है वो 328 फुट की गहराई हो सकती है। 328 फीट की जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि ईरान ने एक नया सीक्रेट न्यूक्लियर अड्डा बनाया 328 फीट। और 328 फीट का मतलब होता है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर गहराई पे है, यानी जिसको क्या कहते हैं कि कोई भी दुनिया का जो बम है वो नहीं फोड़ सकता है। तो ये तो ना नतांज है, ना फोर्डो है, ना इस्फहान है, और इसका नाम कुछ जो निकल के आ रहा है वो है कूहे कोलांग गजला। पिकैक्स माउंटेन की ढलान पर कुछ 4 सुरंगें हैं वहाँ पर जो है, उसमें एक सुरंग 6 मीटर चौड़ी है, एक 8 मीटर चौड़ी है, टोटल मिला के इस किस्म की, और 6 से 8 मीटर की उनकी चौड़ाई और ऊंचाई है। 6 मीटर की चौड़ाई है, 8 मीटर की उसकी ऊंचाई है, और ये कुल मिला के 260 फीट से लेके 328 फीट की गहराई पे है। इसका मतलब कि करीब 80 मीटर से लेके 100-110 मीटर की गहराई पर एक नया न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर उसका आ गया है, और नाम है कूहे कोलांग गजला। कूहे कोलांग गजला ये बताया गया है। और कूहे कोलांग गजला का एक मतलब होता है कि कुदाल जैसा दिखने वाला पहाड़। कुदालें होती हैं जिससे खुदाई की जाती है, कुदाल जैसा दिखने वाला पहाड़, या अंग्रेजी में से आप कह सकते हैं पिक एक्स माउंटेन। पिक एक्स, PICKAX, पिक एक्स माउंटेन ये है। कूहे कोलांग गजला एक थोड़ा सा अजब सा ही शब्द है, लेकिन अब इस शब्द की, कूहे कोलांग गजला की, काफ़ी चर्चा हो रही है, और सुनने में आया कि क्या यहाँ पर ज़मीन से 110 मीटर नीचे इसको 400 किलोग्राम यूरेनियम को छुपा दिया गया था। तो इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग एक और निकल के आई है कि जिसमें
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पूछा था ईरान से कि क्या पिकेक्स माउंटेन के नीचे भी कुछ है क्या? तो ईरान का जवाब था, आपका इससे क्या लेना देना, आपका इससे क्या लेना देना, इसकी चर्चा क्यों है? और अगर इसकी चर्चा है तो फिर ईरान ने सवाल उठाया कि तुम होते कौन हो कि जो इसके बारे में पूछ रहे हो। अब हो सकता है कि कुहे कोलांग गजला वो माउंटेन हो सकता है जहां पर एनरिच्ड यूरेनियम को छुपा कर रखा गया है, और हो सकता है यहां पर बाकी सेंट्रीफ्यूज सिस्टम भी छुपा कर रखे गए हों। ये जानकारी जो है अब इंटरनेशनल डोमेन में धीरे धीरे आनी शुरू हुई है कुहे कोलांग गजला की, कि भाई ये पिकेक्स माउंटेन जो है, ये कुदाल जैसा दिखने वाला पहाड़ जो है, ये यहाँ पर है। और ये जो प्लांट है तेहरान से साउथ की ओर 225 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, ये पहाड़ जो है तेहरान से साउथ की ओर 225 किलोमीटर की दूरी पे, और फोर्डो से साउथ में ये 90 मील की दूरी पर है, और नतांज के बहुत पास है, बहुत ज़्यादा दूर ये नहीं है। सुनने में आया कि कुछ प्लैनेट लैब्स की एक संस्था है जिन्होंने इसकी तस्वीरें भी ली हैं, और ईरान कुएं कोलांग गजला में धीरे धीरे खुदाई कर रहा है, और यहाँ पर अब 100 मीटर से ज़्यादा गहराई पर जाके वो चीज़ें बना रहा है, और 6 मीटर चौड़ी सुरंग है और 8 मीटर ऊंची है, और इसको शायद मिट्टी के ढेरों जो बाहर निकल के आ रहे हैं उससे भी उसका अंदाज़ा शायद लगाया जा सकता है। इसे बताया जा रहा है कि अमेरिका के GBU-57 जैसे बम भी इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर सब कुछ वो कर पाएंगे। IAEA ने निरीक्षण की इजाज़त मांगी थी यहाँ पर, कि वो यहाँ पर क्या है, किस लिए है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ईरान ने कहा था यहाँ पर आपका कोई काम नहीं, कोई लेना देना नहीं, आप जाओ यहाँ से। तो ईरान ने उसके बारे में ना बताया, ना उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना ही IAEA को वहाँ पर जाने दिया कि तुम कौन होते हो कि मैं क्या यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो निकल कर बाहर आई हैं, और ये अपने आप में काफ़ी ही महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में निकल कर आई है। लेकिन हाँ, 400 किलो यूरेनियम अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू अब बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और मिलते हैं अगले अंक में बहुत जल्दी आपसे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि ये पहुंच सके, और हो सके तो छोटी छोटी आप फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। नीचे इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर अगर आप छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग, अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।